न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स या प्रोसेस की पहले बात कर लेते हैं। न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग, हमने कल बताया था कि क्रोमैटिन का रोल जीन के एक्सप्रेशन में कैसे होता है। तो उसमें हमने बात कर ली थी कि डीएनए में कुछ मॉडिफिकेशन होता है, मिथाइलेशन की स्पेसिफिकली बात कर रहे थे। उसके बाद हमने हिस्टोन के मॉडिफिकेशन की बात की, यानी कि हिस्टोन में मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, ये सारी बातें हमने की। उसके अलावा एक और तरीका होता है जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने का, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग। यानी कल वाला ही टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है, अगला उसका सब टॉपिक है ये। तो न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग का मतलब क्या हो गया? सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आपको मालूम है कि न्यूक्लियोसोम कैसे तैयार होता है? हिस्टोन रैपिंग होती है, ठीक इस तरीके से। तो ये इतना स्ट्रक्चर हम क्या कहते हैं? दिस इज न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम पे हमने कल बताया था 146 बेस पेयर रैप्ड होता है। कौन सा डीएनए रैप्ड होता है? अगर वो किसी जीन का पार्ट है तो एक्सप्रेशन होने में दिक्कत होगी। तो होता क्या है बेसिकली इस न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग में कि ये पूरा का पूरा जो ऑक्टामर है इसको शिफ्ट किया जाता है, ठीक है ना। स्लाइडिंग इसकी परफॉर्म की जाती है ताकि जो हिस्सा यहाँ पे ऑक्यूपाइड है विद द ऑक्टामर वो थोड़ा सा ओपन हो जाए, और जैसे ही ओपन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और आरएनए पॉलीमरेज अगर प्रोमोटर वहां पे है तो उसको बाइंडिंग के लिए स्पेस मिल जाएगा। तो ये इस प्रोसेस को ही न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग कहते हैं। स्लाइडिंग ऑफ द हिस्टोन ऑक्टामर, चाहे लेफ्ट में हो राइट में हो, इट डिपेंड्स कि किस तरफ स्लाइड करने से ये जो 146 बेस पेयर है ये ओपन होंगे। अब इस प्रोसेस को परफॉर्म जो करता है कॉम्प्लेक्स, उसको हम क्या कहते हैं? एनआरसी, यानी कि न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स। सिंपल सी बात है, पूरा नहीं लिखना है, कॉम्प्लेक्स हो गया ये। अब ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये कॉम्प्लेक्स एक एटीपी डिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स होता है। इसका मतलब कि ये जो स्लाइडिंग की एक्टिविटी हो रही है इस ऑक्टामर की, इधर चाहे उधर, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए इसको चाहिए एटीपी, एनर्जी एटीपी से ये डिराइव करके तब ये टास्क परफॉर्म करेगा। एक चीज हो गई। अब ये किस किस तरीके से न्यूक्लियोसोम की रीमॉडलिंग कर सकता है तो ये जान लीजिए। पहला तो है हिस्टोन स्लाइडिंग, और जब हम हिस्टोन की बात कर रहे हैं तो आप ऑक्टामर समझेंगे। हिस्टोन स्लाइडिंग। दूसरा है हिस्टोन एविक्शन, और तीसरा है हिस्टोन रिप्लेसमेंट। ये तीन मेन तरीके हैं जिसकी हेल्प से ये कॉम्प्लेक्स एटीपी की एनर्जी यूज करते हुए न्यूक्लियोसोम की रीमॉडलिंग करता है। समझ में आ रहा होगा, जो लिखा है टर्म क्लियर हो रहे हैं। हिस्टोन स्लाइडिंग का मतलब कि वो स्लाइड होगा ऑक्टामर। हिस्टोन एविक्शन का मतलब ये हो गया कि कहीं अगर ज्यादा जरूरत है, यानी कि ज्यादा स्पेस चाहिए, और ऐसा कब चाहिए होता है? डीएनए रिपेयर के दौरान। अगर डीएनए डैमेज ज्यादा हो गया है, ज्यादा मशीनरी को रिक्रूट करा के पूरी प्रोसेस डीएनए रिपेयर की परफॉर्म करानी है, तो उस दौरान स्पेस ज्यादा चाहिए, तो ये क्या करेगा? पूरा का पूरा ऑक्टामर ही यहां से रिमूव करा देगा, दिस कॉम्प्लेक्स। सिमिलरली हिस्टोन रिप्लेसमेंट, हिस्टोन को रिप्लेस करके वहां पे कुछ ऐसी प्रोटीन्स अटैच कर देगा टेम्पोरेरीली, ताकि जो 146 बेस पेयर है वो थोड़ा सा लूज हो जाए या ओपन हो जाए। और आप ये समझिए कि ये टास्क परफॉर्म करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल हो रहा है वो छोटा मोटा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, इट इज अ हैवी मशीनरी। अब उस कॉम्प्लेक्स का बहुत डिटेल हम नहीं बताएंगे, लेकिन एग्जाम्पल जरूर हम आपको बता दे रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है?
दो एग्जाम्पल्स हम आपको दे रहे हैं। इस कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है ये। पहले को हम कहते हैं स्वी SNF और दूसरा ISV। दो एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, इन दोनों का रोल भी हम आपको बताएंगे। पहले बात करते हैं इसकी। इसका मतलब क्या होता है? ये जो है इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। SNF का मतलब हो गया सुक्रोज नॉन फर्मेंटेबल। ये अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके स्विच, तो स्वी हो गया स्विच के लिए और SNF हो गया सुक्रोज नॉन फर्मेंटेबल के लिए। अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके इन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पता चला, तो वो एक्सपेरिमेंट के नाम पे ही इनका नाम रख दिया गया। ऐसे समझिए, यहां कहां सुक्रोज आ जाएगा, क्या फर्मेंटेशन क्या नॉन फर्मेंटेशन। एक्सपेरिमेंट करने के बाद जिस एक्सपेरिमेंट से इनके बारे में पता चला, उस एक्सपेरिमेंट के नाम पे ही इनका नाम रख दिया गया। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये क्या रोल परफॉर्म करता है? इसका मेन काम होता है इस कॉम्प्लेक्स का, इट परफॉर्म्स नॉन ऑर्गेनाइजेशन या हम कहें डिसरप्शन ऑफ न्यूक्लियोसोम, या सिंपली न्यूक्लियोसोम को ओपन करने का काम, ताकि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और प्रोटीन्स को एक्सेस मिल सके फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये काम होता है इसका, स्वी का। अब दूसरे वाले की अगर हम बात करें आई स्वी, तो यहां पे स्वी तो वही रहेगा। दिस आई स्टैंड्स फॉर इमिटेशन। इमिटेशन, इसका काम एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है स्वी के। तो इसका काम क्या होता है? इसका अगर हम काम इधर लिख दें, इसका रोल होता है टू फैसिलिटेट न्यूक्लियोसोम ऑर्डरिंग DNA पैकेजिंग और ये DNA पैकेजिंग कब होती है? ये DNA पैकेजिंग जब DNA का रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद उसकी पैकेजिंग की जरूरत पड़ेगी। तो एट दैट टाइम दिस ISV परफॉर्म्स दिस टास्क ऑफ पैकेजिंग ऑफ DNA। तो आप समझ रहे हैं, स्वी जो है वो कुछ कर रहा है, वो ओपन कर रहा है न्यूक्लियोसोम को, और ये उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल अब हमको देखना है। अब देखिए, बहुत सारी बेसिक बातें हम आपको पहले बता चुके हैं, जैसे कि जब जीन का हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो इस तरीके से होता है। प्रमोटर की बात हमने बताई थी आपको, तो ये हो गया प्रमोटर, और ये जो पूरा इलाका हो गया यहां से लेकर के एंड दिस मच, ये हो जाएगा स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है,
प्रोमोटर से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। आरएनए पॉलीमरेज जब यहां पे बाइंड कर जाता है, उसके बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, जहां से जीन स्टार्ट हो रही है वहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। तो इसको क्या कहते हैं? दिस साइट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। इतनी बात समझ में आ गई? अब ध्यान दीजिए, प्रोमोटर वाला जो इलाका है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम जैसे इस तरीके से हम लिखते हैं यहां पे कि प्रोमोटर। इसमें दो इलाके हमको मिलते हैं, एक को हम कहते हैं कोर प्रोमोटर और दूसरे को हम कहते हैं प्रोमोटर रेस्पॉन्स एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कोर प्रोमोटर वाला जो इलाका है, यहां पे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड करता है, और जो प्रोमोटर रेस्पॉन्स एलिमेंट वाला इलाका है, यहां पे कौन बाइंड करता है? यहां पे बाइंड करते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड हियर। ये एक जनरल रूल है, ऐसा नहीं है कि कोर प्रमोटर पे कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं बाइंड कर सकते। तो आप ये भी यहां पे कह सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज प्लस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड्स। ठीक, यहां पे अच्छा, ये इलाका प्रोमोटर रिस्पॉन्स एलिमेंट ये पड़ता किधर है? तो ये प्रमोटर के और अपस्ट्रीम पे आप चले जाएं। जैसे ये जीन है, जीन के अपस्ट्रीम प्रोमोटर है, प्रोमोटर के अपस्ट्रीम और ये सब जो इलाके हैं, these can be called or these are known as promoter response elements। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स किस तरीके का रोल प्ले कर रहे हैं, उसके बेसिस पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को भी दो टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। इतना आपने नोट कर लिया? हो गया कंप्लीट? मिटाएं? ये वाला हम रब कर रहे हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक हो गए हमारे पास, एक टाइप हो गया जनरल और बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, और दूसरे हो गए स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ये जो जनरल या बेसल वाले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, ये कहां बाइंड करते हैं? यस, गुड, दे बाइंड टू कोर प्रमोटर। और ये जो स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, ये कहां बाइंड टू प्रोमोटर रेस्पॉन्स एलिमेंट या एनहांसर। एनहांसर पढ़ाए थे, कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? देखो, या तो ये प्रोमोटर रिस्पॉन्स एलिमेंट से बाइंड करने वाले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होंगे, या फिर ये एनहांसर से बाइंड करेंगे। अभी एनहांसर का कॉन्सेप्ट हम और इलाबोरेट करेंगे, तो इतनी बात अभी याद रखिए। अब हम वापस से प्रोमोटर पे आ रहे हैं, देखते हैं क्या जानना है। और देखो, प्रोमोटर जो होता है वो स्पेसिफिक साइट होता है डीएनए में, जहां आरएनए पॉलीमरेज और दूसरे प्रोटीन्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, या हम यूं कहें ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है वो बाइंड करता है, ताकि ट्रांसक्रिप्शन को आगे शुरू किया जा सके। प्रोमोटर में ऐसा क्या स्पेसिफिक होता है, या ऐसा कौन सा खास बेस सीक्वेंस होता है
जिसकी वजह से वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को, आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट करता है। तो अब आप समझ लीजिए कोर प्रोमोटर की बात कर रहे हैं, जहां पे जनरल या बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड होंगे। कोर प्रोमोटर में एट 25 to 35 bases upstream of transcription start site, ये लिख दिया है शॉर्ट में। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से 25 से 35 बेसेस अपस्ट्रीम, यानी कि प्रोमोटर ही तो है इधर, तो प्रोमोटर में 25 से 35 बेसेस अपस्ट्रीम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसको हम कहते हैं क्या? अ स्पेसिफिक सीक्वेंस नोन एज टाटा बॉक्स इज प्रेजेंट। टाटा बॉक्स का नाम सुने हो कहीं? वो टाटा नहीं। ये जो टाटा बॉक्स होता है, इसका सीक्वेंस क्या होता है? अगर हम बिल्कुल जो कंसेंसस सीक्वेंस है उसकी बात कर लें तो वो सीक्वेंस होता है 5 प्राइम TAT AAA 3 प्राइम। दिस इज द सीक्वेंस। व्हाट इज दिस? इसको हम कहते हैं, दिस इज नोन एज कंसेंसस सीक्वेंस। कोर प्रोमोटर वाले रीजन में है। तो यहां पे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड करेंगे, या हम कहें टाटा सीक्वेंस से जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड करेंगे, उनका मेन काम क्या होगा? उनका मेन काम होगा टू असिस्ट इन रिक्रूटमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग में ये असिस्ट करेगा। ठीक है। इसके अलावा जब हम स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, जो कहां पे बाइंड करते हैं? प्रोमोटर रिस्पांस एलिमेंट पे। यहां पे जब वो बाइंड करेंगे तो प्रोमोटर रिस्पांस एलिमेंट का अगर हम जिक्र करें, अलग से इसको मिटा दे रहे हैं। प्रोमोटर रिस्पांस एलिमेंट क्या? नोन एज, ये नोन एज टाटा बॉक्स इज प्रेजेंट। और क्या हो गया? तो ये प्रोमोटर रिस्पांस एलिमेंट यहां पे जैसे कोर प्रोमोटर वाले रीजन में टाटा बॉक्स प्रेजेंट था, उसी तरीके से यहां पे दो अलग अलग टाइप के कंसेंसस सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, कंटेन टू डिफरेंट कंसेंसस सीक्वेंसेस, और इनको हम क्या कहते हैं? नंबर 1 इसको हम कहते हैं कैट बॉक्स, और दूसरे को हम कहते हैं जीसी बॉक्स। कैट बॉक्स एंड जीसी बॉक्स। कैट बॉक्स का जो कंसेंसस सीक्वेंस होता है वो होता है 5 प्राइम CAA CCAAT 3 प्राइम। ठीक। और जो जीसी बॉक्स होता है, इसका कंसेंसस सीक्वेंस क्या होता है? 5 प्राइम GGG CGG 3 प्राइम। तो अब ध्यान दीजिए,
जो जनरल या बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स थे वो बाइंड कर रहे थे कोर प्रमोटर पे। कोर प्रमोटर पे हमारे पास जो कंसेंसस सीक्वेंस था वो था टाटा बॉक्स, और जो स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं वो बाइंड करते हैं हाँ, कहां बाइंड करते हैं वो? प्रोमोटर रिस्पॉन्स एलिमेंट, या इसको हम पीपीई भी कह देते हैं, प्रोमोटर प्रॉक्सिमल एलिमेंट। ठीक, तो इन सीक्वेंस से या इन सीक्वेंसेस से हमारे स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड करते हैं, और यहां पे इसमें पीआरई या पीपीई में ये हमारे पास दो कंसेंसस सीक्वेंस कैट बॉक्स और जीसी बॉक्स प्रेजेंट होता है फॉर स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। हमने आपको बताया इसका फंक्शन कि कोर प्रमोटर पे जब कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करेगा तो वो आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट कराएगा लेकिन इस रिस्पॉन्स या प्रॉक्सिमल एलिमेंट पे अगर कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड कर रहा है तो वो क्या कराएगा? वो इंटरैक्ट करता है, जैसे मान लीजिए ये हो गई प्रमोटर साइट और ये हो गई हमारी पीपीई साइट। ठीक, यहां पे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड कर रहे हैं, दीज आर ऑल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कोर प्रमोटर वाले साइट पे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को रिक्रूट कराने में हेल्प करते हैं। तो ये क्या है? दिस इज से ट्रांसक्रिप्शन, पूरा लिख दें? चलो लिख देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की भी जरूरत पड़ती है, किस लिए? ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने के लिए, और दूसरे अदर जो कोर पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स अटैच हो रहे हैं उनकी जरूरत पड़ती है आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट करने के लिए। तो ट्रांसक्रिप्शन बिना इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के शुरू नहीं होगा, भले ही आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ क्यों ना जाए। तो उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? वो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स स्पेसिफिक वाले हैं जो पीपीई से बाइंड किए हुए हैं, और वो कहां है? और अपस्ट्रीम ऑफ द कोर प्रमोटर, लगभग मेनी 100 बेस पेयर्स अपस्ट्रीम ये रीजन पाया जाता है, ये वाला। तो आप देखिए कितना फाइन रेगुलेशन हो रहा है जीन के एक्सप्रेशन का। किसी एक चीज पे सब कुछ डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि अगर सिंगल चीज पे सब कुछ डिपेंडेंट कर देंगे तो वो चीज कभी फेल हो गई तब क्या होगा? तो रेगुलेशन जो है वो चेक्स एंड बैलेंसेस एट मेनी लेवल्स हो रहा है बहुत सॉफिस्टिकेटेड मशीनरी है। इतनी बात समझ में आ गई? इसके बाद एक कॉन्सेप्ट हमको आपको एनहांसर का बताना है। तो लेट्स सी, ये वाला लिख लिया, मिटा दें इसको। एनहांसर्स। अब देखिए, जैसे हमने आपको प्रोमोटर बताया, इसी तरीके का स्पेसिफिक सीक्वेंस डीएनए में पाया जाता है जिसको हम एनहांसर कहते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये जीन है हमारे पास और इसका स्ट्रक्चरल वाला पोर्शन जो है वो ये है, तो एनहांसर्स कहीं भी पाए जा सकते हैं। कहीं भी पाए जाने का मतलब कि the enhancer can be here, it can be within gene itself, और it can be downstream, यानी कि अपस्ट्रीम हो सकता है, within gene हो सकता है, या डाउनस्ट्रीम हो सकता है। किसके? स्ट्रक्चरल जीन के। इधर जा रहे हैं तो अपस्ट्रीम हो जाएगा, राइट जाएंगे तो डाउनस्ट्रीम हो जाएगा।
तो एनहांसर्स किसी भी लोकेशन पे मौजूद हो सकते हैं। एनहांसर है, इसका मतलब ये होगा कि इनका जो इफेक्ट होगा वो जीन के एक्सप्रेशन को एनहांस करने में, है ना, सपोर्ट करने में या फैसिलिटेट करने में होगा। करते कैसे हैं? जनरली होता क्या है कि एनहांसर जो है वो प्रमोटर कहां होगा? यहां पे होगा कहीं। ये अगर स्ट्रक्चरल जीन है तो ये प्रमोटर हो गया। जनरली एनहांसर्स जो होते हैं वो जीन के आसपास ही होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन के आसपास, लेकिन कई केसेस में दे कैन बी फार अवे, मेनी हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ बेसिस फार अवे। तो ये जरूरी नहीं है कि एनहांसर उस पर्टिकुलर जीन के बिल्कुल बगल में रहेगा तभी उस जीन को रेगुलेट करेगा। इवन इफ इट इज प्रेजेंट एट अ वेरी डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रक्चरल जीन, then also it can regulate the expression of that specific gene। कैसे समझते हैं? तो सपोज करिए कि चलिए, तो हमने इंडिकेट करने के लिए बता दिया आपको, ये है एक जीन, यहां पे है कहीं स्ट्रक्चरल जीन और यहां पे है उसका प्रोमोटर, और एनहांसर कहां है? यहां है, इतनी दूर, बहुत दूरी हो गई। एनहांसर पे कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स या प्रोटीन्स बाइंड करते हैं? एनहांसर पे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड करते हैं हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। कौन सा? ये कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होंगे? अरे भाई, स्पेसिफिक वाले, स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स यहां पे बाइंड करते हैं। अब इन स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का काम क्या होगा? टू असिस्ट इन द रिक्रूटमेंट और फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स एट द साइट ऑफ कोर प्रोमोटर। यही तो होगा। ये यहां बैठा हुआ है। तो अब होता यह है कि ये जो डीएनए का पोर्शन है, इट गेट्स लूप्ड अप, इस तरीके से इसकी लूपिंग हो जाती है। अब ये आ गया इनहांसर वाला रीजन कंटेनिंग स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। नहीं, सुनो, अब इस डीएनए की बेंडिंग कैसे हो रही है? इस डीएनए की बेंडिंग कराने के लिए भी एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जो इन बेंड्स को फॉर्म करती है। ये प्रोटीन ऐसे बाइंड करेगी डीएनए से और डीएनए की बेंडिंग या लूपिंग हो जाएगी। दिस इज नोन एज डीएनए बेंडिंग प्रोटीन। इसने डीएनए को बेंड किया और उसकी वजह से ये जो एनहांसर वाला पोर्शन था, ये प्रमोटर वाले रीजन के बिल्कुल पास आ गया। अब प्रोमोटर पे जो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स मौजूद है, इसको रिक्रूट कराने या इससे इंटरैक्ट करने में ये स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स सक्षम हो जाएंगे। दे विल बिकम एबल, और अकॉर्डिंगली इसके बाद जीन का एक्सप्रेशन यानी कि आरएनए पॉलीमरेज अब रिक्रूट होगा और स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो एनहांसर का काम यही है, वो चाहे दूर हो, चाहे जीन के अंदर हो, चाहे जीन से डाउनस्ट्रीम में हो, कहीं भी हो, वो जीन के एक्सप्रेशन को एक्टिवेट करेगा या एनहांस करेगा। ये बात समझ में आ गई? इस तरीके से एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाता है। तो हमने प्रोमोटर्स की बात की, हमने जनरल और स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की बात की, हमने एनहांसर की बात की। ये सारे फैक्टर्स और डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंसेस मिलके ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं। So this is all about today.